अस्सलामुअलैकुम। मैं सिर्फ तलहा सलीम और मैं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर हूँ फ्रॉम वी ट्यूशंस, जो कि पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको प्रेजेंटेशन, क्विजेस और तमाम चीज़ें आपके हिसाब से हमारी वेबसाइट पर मौजूद हैं, जो कि आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। सो प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट विच इज़ vtutions.com। और अगर आपको कोई क्वेरीज हो अब तक जितना भी मैंने समझाया उसमें से, तो आप व्हाट्सएप कम्युनिटी में हमारा ग्रुप बना हुआ है, तो प्लीज़ आप उस ग्रुप को ज्वाइन करें और आपको जो भी कोई क्वेरीज हो आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। सो अब हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 3 हम डिस्कस कर रहे थे और चैप्टर 3 में हम ऑलमोस्ट एंडिंग पर हैं और ये आज का हमारा लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर से। सो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, और मैंने लास्ट लेक्चर में आपको लेक्चर 8 में आपको ओवरव्यू भी दे दिया था कि सारे ऑर्गेनेलीज का कि हमने क्या क्या पढ़ा और क्या क्या ऑर्गेनेलीज होते हैं। तो हमने सारे ऑर्गेनेलीज का एक शॉर्ट समरी एक मैंने आपको दे दी थी। अब हम चलते हैं न्यूक्लियस और इसके कंपोनेंट्स की जानिब। न्यूक्लियस का मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस आपकी बॉडी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और किस तरह कि न्यूक्लियस इज द सेंटर और कमांड सेंटर ऑफ द सेल। यानी आपके सेल में जो भी कोई फंक्शंस या कोई भी स्ट्रक्चर है, सारी चीजें कंट्रोल कौन कर रहा है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को आप ये कह सकते हैं कि हेड ऑफिस किसी भी कंपनी का, यानी जो पूरी कंपनी को कंट्रोल कर रहा है। तो इसी तरह न्यूक्लियस के पास भी सारे कमांड्स, सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है कि कोई चीज या कोई प्रोटीन किस तरह बनानी है, तो सारी इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस में स्टोर है। अब न्यूक्लियस तमाम ऑर्गेनिज्म में, हर सेल में मौजूद है, सिवाय आरबीसीज के। तो आरबीसीज एक सेल हैं जिनमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, और वो इसलिए नहीं होता क्योंकि वो, अगर न्यूक्लियस, बेसिकली आरबीसीज का काम है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना, तो अगर न्यूक्लियस मौजूद होगा तो वो ऑक्सीजन कम ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। बहरहाल न्यूक्लियस का एक मैंने जनरल अब आपको ओवरव्यू दिया। अब चलते हैं इसके कंपोनेंट्स की जानिब। तो न्यूक्लियस के कंपोनेंट्स जो हैं इसमें आते हैं न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर पोर्स, क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ न्यूक्लियर एनवेलप की। न्यूक्लियर एनवेलप क्या होता है कि न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं कि एनवेलप क्या होता है कि कोई भी चीज इनक्लोज कर देना, किसी चीज को एक एक कवरिंग में इनक्लोज कर देना, दैट इज द एनवेलप। सो न्यूक्लियर एनवेलप मींस कि न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है वो कहलाती है न्यूक्लियर एनवेलप, या उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इस न्यूक्लियर ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर पोर्स मौजूद होते हैं जिन्हें न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। इन पोर्स के थ्रू एमआरएनए अंदर या बाहर जाता है, फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू द न्यूक्लियस और न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। तो ये प्रोसेस जो होता है, यानी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का, वो न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू हो रहा होता है, यानी इसके जरिए से ही एमआरएनए ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। अच्छा, सिर्फ एमआरएनए नहीं बल्कि प्रोटीन्स वगैरह भी इसी न्यूक्लियर पोर के थ्रू ट्रांसफर हो सकते हैं। अब न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर, यानी न्यूक्लियस के बाहर की मेम्ब्रेन तो हो गई न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके अंदर जो फ्लूइड मौजूद है या जो टोटल मटेरियल मौजूद है उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म इज दी सेम, इज नॉट दी एज दी सेम एज साइटोप्लाज्म, क्योंकि न्यूक्लियोप्लाज्म की कॉम्पोजिशन थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है, इसमें डीएनए, आरएनए, एंजाइम्स मौजूद होते हैं। तो साइटोप्लाज्म के हिसाब से थोड़ा मुख्तलिफ होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। अब न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक बॉडी मौजूद होती है जिसे कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस एक आप यहाँ पे अगर तस्वीर में देखें तो न्यूक्लियोलस एक सेंटर पे आपको नजर आ रहा होगा, ये बॉडी है। तो न्यूक्लियोलस क्या काम करती है कि न्यूक्लियोलस आपको सिर्फ नॉन डिवाइडिंग सेल्स में आपको नजर आएगा। न्यूक्लियोलस एक सर्कुलर सी आप स्फेरिकल बॉडी कह सकते हैं, और इसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल मौजूद होता है। क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है कि आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में, जैसा कि तस्वीर में बने हुए हैं, तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में स्टोर हुआ हुआ है, ये बेसिकली क्रोमेटिन मटेरियल कहलाते हैं, जो बाद में क्रोमोसोम्स बना लेते हैं। तो अभी ये क्योंकि नॉन डिवाइडिंग फेस है, यानी अभी ये कि सेल डिवाइड नहीं हो रहा, इस वजह से इसमें न्यूक्लियोलस नजर आ रहा है। जब सेल डिवाइड होते हैं तो क्या होता है कि न्यूक्लियोलस डिसअपेयर हो जाता है, न्यूक्लियोलस खत्म हो जाता है और क्रोमेटिन मटेरियल अपेयर हो जाता है, डुप्लीकेट होता है, फिर न्यू सेल डिवीजन हो जाती है। तो यहाँ तक ये एक न्यूक्लियस का जनरल स्ट्रक्चर था। अब चलते हैं क्रोमेटिन मटेरियल की जानिब। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर है। अच्छा, एक और चीज वो ये कि न्यूक्लियोलस का काम ये भी है कि न्यूक्लियोलस राइबोसोम्स की सिंथेसिस करवाता है। क्रोमेटिन मटेरियल पर चलते हैं। तो क्रोमेटिन मटेरियल आर दी
कैरियर्स ऑफ योर हेरिडिटरी मटेरियल, और यह हेरिडिटरी जीन्स वगैरह क्रोमेटिन मटेरियल में मौजूद हैं, इसको क्रोमेटिन नेटवर्क भी कहते हैं। तो अब क्रोमेटिन नेटवर्क आप देखें तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ये आपको नूडल लाइक नजर आ रहे होंगे, ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं। और ये बाद में फिर क्या होता है कि ये बाइंड होते हैं, ये कॉइल्ड होते हैं, एक प्रोटीन्स होती हैं जिन्हें कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। ये हिस्टोन प्रोटीन्स जो होती हैं ये पॉजिटिवली चार्ज होती हैं और डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज। तो नेगेटिव और पॉजिटिव आपको पता है आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं और उसकी वजह से बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है। तो डीएनए के जो बेसिकली थ्रेड्स हैं वो हिस्टोन पर कॉइल्ड हो जाते हैं, जिस तरह आप किसी भी बॉल पर एक रस्सी लपेटते हैं, तो सेम ऐसे ही होता है। और इससे क्योंकि बेसिकली दोनों आपस में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं, ऑपोजिटली चार्ज, तो उसकी वजह से ये आपस में टाइटली बाइंड हो जाते हैं और उसके बाद इनकी कंडेंसेशन होती है। यानी अब हिस्टोन, अब यहाँ पर एक और चीज अगर आप गौर करें तो हिस्टोन्स आप देखें, यहाँ पर इसको थोड़ा और जूम किया हुआ है, यहाँ पर तकरीबन 4 हिस्टोन्स होते हैं जो एक डीएनए पर कॉइल होते हैं, उसके बाद थोड़ा गैप आता है, फिर अगेन हिस्टोन्स आते हैं। तो ये जो बेसिकली डीएनए का पार्ट जो हिस्टोन पर रैप हुआ हुआ है या कॉइल्ड हुआ हुआ है, इसको कहते हैं न्यूक्लियोसोम। और दो न्यूक्लियोसोम के बीच में जो आपको ये डीएनए नजर आ रहा है, ये इतना जो डीएनए नजर आ रहा है ये स्पेसर डीएनए कहलाता है। और जबकि ये स्ट्रक्चर जो मैं बात कर रहा हूँ ये न्यूक्लियोसोम कहलाता है। ये इसमें नहीं है लेकिन नोट्स में ये मैंने पूरी तफसील लिखी हुई है। और बाकी और भी इसमें चीज़ें मज़ीद होती हैं इस पूरे स्ट्रक्चर में, लेकिन हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो सेकेंड ईयर का पार्ट है और बेहतर ये कि आप उसे सेकेंड ईयर में ही समझें। अब न्यूक्लियोसोम के बाद हम चलते हैं स्पेसर डीएनए पर। जो मैंने कहा ये बेसिकली जो दो न्यूक्लियोसोम के बीच में जो डीएनए होता है जिस पर कोई हिस्टोन बाइंड नहीं हुआ हुआ होता, वो कहलाता है स्पेसर डीएनए। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि हिस्टोन्स आर पॉजिटिवली चार्ज वाइल डीएनए इज नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये एमसीक्यूज में भी आ जाता है और ये आपको पता भी होना चाहिए बात। अब आता है प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, यानी रैपिंग हो गई। अब क्या होता है कि ये आपस में कंडेंस्ड होते हैं, आपस में मजीद कॉइल्ड होते हैं, फिर उसके बाद सुपर कॉइलिंग होती है। इस तरह इतना ज़्यादा ये टाइटली कॉइल्ड होते हैं कि आप देख सकते हैं कि डीएनए एक काफ़ी, अगर डीएनए को मैं खोल दूं तो एक डीएनए मतलब मून से भी वापस आ जाएगा अर्थ तक, तो इतना ज़्यादा बेसिकली डीएनए मौजूद होता है। तो इस वजह से अगर आप देखें कि हिस्टोन्स आपस में बाइंड हुए हैं और इतनी ज़्यादा सुपर कॉइलिंग हुई है कि वो आपके उस सेल में मौजूद है जो कि एक बेसिकली आप यानी क्रोमोसोम्स को नेकेड आई से देख भी नहीं सकते। अब क्या है कि ये बेसिकली एक क्रोमोसोम्स बना लेते हैं ये टाइटली बाइंड होकर। तो इस तरह आपको नज़र आ रहा हो ये एक क्रोमोसोम बन जाता है, जो कि आपको नज़र आ रहा हो ये एक्स कुछ शेप का बना हुआ, ये बेसिकली कहलाता है क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम के सेंटर पर यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है जो बेसिकली एंकर का काम कर रहा होता है, यानी इनको जोड़ने में मदद करवा रहा होता है, ये कहलाता है सेंट्रोमेयर। और आप एक और चीज देखें तो सेंट्रोमेयर के अलावा यहाँ पर एक, ये बेसिकली इसके आर्म्स कहलाते हैं। और इसके अलावा अगर मैं ये एक क्रोमोसोम है, इसको मैं अगर दो अलग कर दूं यानी इस तरह, तो ये बेसिकली कहलाते हैं क्रोमेटिड्स, या इन्हें सिस्टर क्रोमेटिड्स भी कहते हैं, जो आपस में सेंट्रोमेयर से कंबाइन होकर एक क्रोमोसोम बना लेते हैं। क्रोमोसोम के हिसाब से मैं बात करूं तो क्रोमोसोम का नंबर हर ऑर्गेनिज्म में, हर इंडिविजुअल में कांस्टेंट है। यानी ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, तो ये 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कांस्टेंट है, यानी चेंज नहीं होगा। क्योंकि अगर चेंज होगा तो कोई एबनॉर्मेलिटी बॉडी में आ जाएगी, यानी आपकी बॉडी कोई डिजीज पैदा कर लेगी या कोई डिसऑर्डर्स आपको हो जाएंगे। तो वो बेसिकली सारी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज होती हैं। इसी तरह क्रोमोसोम हर ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म भी वेरी कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल मॉस्किटो में अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, फ्रॉग में अलग हैं, प्लांट्स में अलग हैं, तो हर स्पेशी टू स्पेशी क्रोमोसोम्स के नंबर वेरी कर रहे होते हैं और सब में फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। ऐसा नहीं है कि एक स्पेशी है उसके 3 मेंबर्स हैं, एक के पास सपोज 10 क्रोमोसोम, एक के पास 12 है, एक के पास 16 है, तो ऐसा नहीं है। और क्रोमोसोम्स जो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपके पास टोटल मौजूद होते हैं, ये 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यानी 23 के पेयर्स होते हैं। और इनमें एक पेयर ऐसा होता है जिन्हें सेक्स क्रोमोसोम्स भी कहते हैं।
यानी सेक्स क्रोमोसोम क्या होते हैं कि आप आगे पढ़ेंगे XX एंड XY आर दी सेक्स क्रोमोसोम्स। यानी अगर X क्रोमोसोम्स होते हैं तो ये कहलाती है, ये बनते हैं बेसिकली फीमेल, और अगर XY क्रोमोसोम्स होते हैं तो ये कहलाते हैं मेल्स। तो ये मेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स सेक्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं वो XY हैं, और फीमेल में जो पाए जाते हैं वो है X और X। तो ये मैंने एक आपको क्रोमोसोम्स के बारे में आपको डिस्कस कर दिया। अब हम क्रोमोसोम्स की चलते हैं कि क्रोमोसोम्स की टाइप्स क्या होती हैं। तो क्रोमोसोम्स की भी टाइप्स होती हैं डिपेंडिंग अपॉन दी सेंट्रोमेयर, यानी इस सेंट्रोमेयर की पोजीशन के हिसाब से भी क्रोमोसोम्स की टाइप होती हैं। तो वो हम टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं। पहली टाइप है इस तरफ से चलते हैं, मेटासेंट्रिक। तो फर्स्ट टाइप है मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में आप देखें तो मेटासेंट्रिक में सारे आर्म्स एक बराबर है और सेंट्रोमेयर की पोजीशन बिल्कुल सेंटर पर है, तो ये कहलाते हैं मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक क्या होता है कि अगर सेंट्रोमेयर की पोजीशन सेंटर से थोड़ी सी दूर हो, जिसकी वजह से आर्म्स अनइक्वल हो जाएं, ये कहलाता है सब मेटासेंट्रिक। इन एक्रोसेंट्रिक द सेंट्रोमेयर इज नियर टू द एंड पोजीशन, यानी अगर आप इस तस्वीर को देखें तो बिल्कुल एंड पर ही तकरीबन मौजूद है, ये एक्रोसेंट्रिक है। और लास्ट आते हैं टीरोसेंट्रिक। टीरोसेंट्रिक में सेंट्रोमेयर जो होता है वो बिल्कुल लास्ट पर या टिप पर मौजूद होता है। इसकी वजह से यहाँ पे आप देखें तो ये इसके नजर आ रहे होंगे आपको। ये टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स होती हैं, और यानी इनका भी एक हर किसी का एक अलग रोल है बॉडी में। टीरोसेंट्रिक फॉर एग्जांपल दे आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस। अब हम चलते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट के डिफरेंस पर। अब क्रोमोसोम्स का आपको पता चल गया क्या होते हैं। सबसे पहले आपको न्यूक्लियस का मैंने आपको बता दिया कि न्यूक्लियस क्यों जरूरी है, न्यूक्लियस में क्या होता है और क्या बेसिकली आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है। ये क्रोमोसोम्स जो है इसमें डीएनए है, डीएनए में क्या है, जीन्स। तो ये सारी बेसिकली इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू दी जेनेटिक्स। अब चलते हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के डिफरेंस पे। ये डिफरेंस आप आई गेस 6-7 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे होंगे कि प्रोकैरियोट्स, या एटलीस्ट 9 में तो आपने पढ़ा होगा कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या होते हैं। प्रो का लफ्ज आप जहां पे भी देखें प्रो कहते हैं अर्ली को या फर्स्ट, और यू कहते हैं EU, यानी यू कहते हैं ट्रू को। मींस ये कि प्रोकैरियोट्स, कैरियोट्स यहाँ पे ये न्यूक्लियस बेयरिंग, और यहाँ पर भी कैरियोट्स का मतलब न्यूक्लियस बेयरिंग, न्यूक्लियस रखने वाले। यानी ये फॉल्स न्यूक्लियस रखने वाले हैं और ये ट्रू न्यूक्लियस रखने वाले हैं। मतलब क्या है इसका कि प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, और क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती इनके पास न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोलस भी नहीं होते, जबकि यूकैरियोट्स में ये दोनों चीजें मौजूद हैं। अब बात को समझें कि सपोज एक सेल मौजूद है, अगर मैं वही पीछे सेल को दिखा देता हूँ आपको। इस सेल के अंदर अगर आप देखें तो इस सेल में आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये नजर आ रही है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोलस भी मौजूद है। लेकिन अगर ये मैं हटा देता हूँ, यानी ये यूकैरियोट का एक न्यूक्लियस है, और अगर मैं इन सब चीजों को हटा देता हूँ तो वो बेसिकली कहलाते हैं प्रोकैरियोट्स। यानी प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि सपोज एक सेल मौजूद है और उस सेल में जस्ट डीएनए थ्रेड लाइक मौजूद होंगे, जबकि यूकैरियोट्स में प्रॉपर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स की शक्ल में जेनेटिक इंफॉर्मेशन मौजूद होगी। तो प्रोकैरियोट्स में क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म कोई मतलब साइटोप्लाज्म ही है सिर्फ, तो इस इनमें न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस भी नहीं होते। जबकि यूकैरियोट्स क्योंकि ट्रू है, इनमें दोनों चीजें ही मौजूद हैं और साथ साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी। सो दीज आर दी ट्रू न्यूक्लियस और दी ट्रू न्यूक्लियस बेयरिंग ऑर्गेनिज्म। अब इनके अंदर प्रोकैरियोट्स में डीएनए, सिंगल डीएनए प्रेजेंट है, यानी डीएनए थ्रेड की फॉर्म में होता है इनमें, और बस ये नहीं, सिर्फ उनका काम सिर्फ इतना है कि वो इंफॉर्मेशन कैरी कर रहे हैं। जबकि जो यूकैरियोट्स के हिसाब से मैं बात करूं, यूकैरियोट्स में नंबर ऑफ डीएनए प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह आप क्योंकि क्रोमोसोम्स नहीं है प्रोकैरियोट्स में, तो जाहिर सी बात है क्रोमोसोम्स, मैंने पिछले स्लाइड में बताया कि डीएनए रैप हुआ होता है, टाइटली बाइंड हुआ होता है ऑन हिस्टोन प्रोटीन्स। तो अब क्योंकि डीएनए भी प्रॉपर हालत में नहीं है, न्यूक्लियस प्रॉपर शक्ल में नहीं है और क्रोमोसोम्स नहीं पाए जाते, इसी वजह से
डीएनए कोई बाइंड नहीं होगा हिस्टोन प्रोटीन पर, तो मीन्स ये कि हिस्टोन इनमें एब्सेंट होती है, जबकि यूकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन्स आर प्रेजेंट, देयरफॉर दे आर फॉर्मिंग क्रोमोसोम्स। और फिर अगले पॉइंट पे चलते हैं, तो प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज नहीं होते। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज कौन से थे? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं, और भी हैं जैसे वैक्यूल है। तो कई सारी चीज़ें ये मौजूद नहीं होती प्रोकैरियोट्स में, जबकि यूकैरियोट्स में सारी चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा, प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो अक्सर ये सारे सिंगल सेल्ड हैं, ये मल्टी सेलुलर नहीं है, यूनिसेलुलर होते हैं अक्सर। और यूकैरियोट्स ये यूकैरियोट्स जो हैं मल्टी सेलुलर हैं। अब प्रोकैरियोट्स में मीजोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और यूकैरियोट्स में मीजोसोम्स एब्सेंट होते हैं। मीजोसोम्स जो होते हैं वो प्रोकैरियोट्स में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, डिफरेंट काम होते हैं इनके। तो वो भी हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे जब मैं प्रॉपर चैप्टर पे आऊँगा उसके। तो यहाँ तक कितना ही, और इसके भी खैर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के मज़ीद डिफरेंस भी होते हैं, आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं अगर आपको अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई है, क्योंकि मज़ीद इससे पॉइंट्स बन सकते हैं। आज के लिए लेक्चर इतना ही था और यहाँ पर आपके चैप्टर का इख्तिताम होता है। तो अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो इस चैप्टर से, या सिर्फ इस चैप्टर से नहीं बल्कि बायोमोलिक्यूल्स और एंजाइम भी मैंने पढ़ा दिया, उससे भी अगर आपको कोई क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन आपने पूछने हो रिलेटेड टू पेपर और रिलेटेड टू लेक्चर्स, यू कैन आस्क ऑन व्हाट्सएप कम्युनिटी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल ऑन यूट्यूब। और आपको अगर लेक्चर या पीपीटी आपको डाउनलोड करनी हो, तो आप हमारी वेबसाइट वी ट्यूशंस पर जा सकते हैं, जहाँ आपको जस्ट साइन अप करने की ज़रूरत है, और उसके बाद आप वहाँ से अपने लेक्चर्स या अपनी प्रेजेंटेशन अपने हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप वहाँ पे कोई भी कोर्स में इनरोल करके आप लेक्चर टू लेक्चर आप क्विज़ेस भी दे सकते हैं, और सारे कंप्लीशन के बाद एक ओवरऑल हम क्विज़ भी रखते हैं, आप वो भी उसे भी देकर आप अपनी इवैल्यूएशन कर सकते हैं। साथ ही डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल ऑन यूट्यूब, एंड प्लीज़ फॉलो अस ऑन डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स। आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आपका देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।